हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का अध्याय नंबर 22 अव्यय का चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, अव्यय का चैप्टर कल मैंने लाइव लेक्चर में भी आपको समझाया था कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है बच्चों व्यय ना होने वाले, अर्थात अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। अविकारी शब्द का अर्थ क्या होता है कि जिसमें विकार ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो। अर्थात दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकती हूँ कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर है, धीरे है, और, तथा, क्योंकि, ये शब्द क्या हैं? अव्यय कहलाते हैं। मैंने उसके बाद आपको कल लाइव लेक्चर में ही बताया था कि अव्यय के भेद कौन कौन से हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इसके 5 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मय आदि बोधक, और 5वां है निपात। मैंने आपको कल क्रिया विशेषण के बारे में कि क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं और उसके भेद कौन कौन से हैं, ये बहुत विस्तार से आपको समझाया था कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और उसके भेद कितने होते हैं? उसके भेद जो हैं मैंने डिटेल में आपको करवाया था कि उसके 4 भेद होते हैं, और उसके बारे में एग्जाम्पल देकर आपको मैंने बहुत ही विस्तार से ये क्रिया विशेषण का चैप्टर समझाया था। तो बच्चों, आज मैं इसका सेकंड जो भेद है, संबंध बोधक, अव्यय का जो सेकंड भेद है संबंध बोधक, उसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संबंध बोधक किसे कहते हैं। संबंध बोधक बच्चों प्रेपोजिशन को कहते हैं कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या स्वरनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो अव्यय शब्द संज्ञा और स्वरनाम के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्दों से बताएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। बच्चों, इसमें जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस संबंध बोधक के बारे में बताऊं, जैसे है कि विद्यालय के सामने बगीचा है। विद्यालय का संबंध किसके साथ है? बगीचे के साथ है। तो के सामने, ये क्या है? संबंध बोधक शब्द है। तो के सामने जो है ये संबंध बोधक होने के कारण ये क्या कहलाता है? संबंध बोधक कहलाता है। अब हम आएंगे अर्थ के अनुसार से संबंध बोधक के भेद कितने हैं। बहुत आसान से ही हैं। इसके 9 भेद कहे गए हैं। पहला है काल बोधक संबंध बोधक। काल बोधक संबंध बोधक क्या है कि जो अव्यय शब्द समय के बारे में बोध कराता है या समय के बारे में हमें बोध कराए या वर्णन करे, उसे हम क्या कहते हैं? काल बोधक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे इसमें जो शब्द आते हैं, जैसे के बाद, के पश्चात, के पहले, के उपरांत, के पूर्व, ये क्या हैं? ये शब्द आते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को स्पष्ट करूं कि जैसे राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ। राम के बाद क्या है? काल बोधक संबंध बोधक है। इसी प्रकार से दूसरा है स्थान बोधक। स्थान बोधक क्या है कि जो अव्यय शब्द किसी स्थान का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थान बोधक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे इसमें जो शब्द आते हैं के अंदर, के भीतर, के सामने, के ऊपर, ये शब्द लगते हैं। इसके के बारे में एक वाक्य के द्वारा आपको समझाऊं। जैसे मैंने पहले भी एक वाक्य बताया था कि मेरे घर के सामने बगीचा है। मेरे घर के सामने क्या है? स्थान बोधक संबंध बोधक है। तीसरा है दिशा बोधक
जो अव्यय शब्द किसी दिशा का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? दिशा बोधक, संबंध बोधक कहते हैं। इसमें जो शब्द आते हैं जैसे की तरफ, इधर, उधर, के पास, आस पास, इसके लिए एक वाक्य के द्वारा इस बात को समझाऊंगी। जैसे है, परिवार की तरफ देखो कि कितने भले हैं। परिवार की तरफ देखो, की तरफ क्या है? वो दिशा बोधक है। तो की तरफ जो है, ये शब्द जो है वो दिशा बोधक, संबंध बोधक है। उसके बाद है बच्चों साधन बोधक। साधन बोधक में शब्द क्या लगते हैं? के द्वारा, के कारण, के सहारे। जैसे उदाहरण है, वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता। वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता। के सहारे, ये क्या है? साधन बोधक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है विरोध बोधक। जब जो अव्यय शब्द किसी प्रतिक्रिया या किसी विरोध के बारे में बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? विरोध बोधक कहते हैं। इसमें जो है अधिकतर शब्द के विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों, आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं। के विरुद्ध, ये क्या है? ये विरोध बोधक, संबंध बोधक होता है। के विरुद्ध जो है वो शब्द जो है ये विरोध बोधक है। उसके बाद है समता बोधक, कि जो अव्यय शब्द किसी समानता के बारे में बोध कराता है या उसके इस बारे में संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं? समता बोधक कहते हैं। जैसे इसमें आपके व्याकरण की बुक में ही शब्द लिखे हुए हैं, जैसे की तरह, की भांति, के समान, के जैसे। जैसे है, मानसी के समान मीरा भी सुंदर है। मानसी के समान, के समान क्या है? समता बोधक है। इसी प्रकार से बच्चों जैसे नेक्स्ट है विषय बोधक। विषय बोधक में क्या है कि जैसे इसमें किसी विषय के बारे में, जो अव्यय शब्द किसी विषय के बारे में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विषय बोधक कहते हैं। इसमें जो है शब्द क्या आते हैं? जैसे के विषय में, के बारे में, ये शब्द जो हैं लगाए जाते हैं। उसके बाद है संग्रह बोधक। संग्रह बोधक भी नाम से ही जैसे हमें प्रतीत होता है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा और स्वरनाम का जो किसी संग्रह के बारे में संबंध बताते हैं। संग्रह मीन्स इकट्ठा करने के बारे में जो संबंध बताते हैं, जैसे भर, तक, सहित, पर्याप्त आदि इसमें शब्द लगते हैं। उसके बाद है हेतु बोधक, संबंध बोधक। इसमें क्या है? इसमें जो शब्द लगते हैं जैसे के बिना, के अतिरिक्त, के अलावा, के सिवा आदि इसमें शब्द लगाए जाते हैं। तो बच्चों ये तो थे अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के 9 भेद। उसके बाद है कि संबंध बोधक का जो प्रयोग है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है विभक्ति सहित और एक होता है विभक्ति रहित। जो मैंने अब तक आपको सारे के सारे संबंध बोधक बताए हैं ये विभक्ति सहित बताए हैं, क्योंकि विभक्ति के साथ लगे हुए होते हैं। जो संबंध बोधक विभक्ति के बिना हो वो विभक्ति रहित कहलाते हैं। जैसे विभक्ति सहित कैसे हैं? जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। के बाहर, के क्या है? विभक्ति है, कारक का चिन्ह है, तो ये क्या है? के बाहर आ गया है इसमें, तो इस संबंध बोधक, तो इसका मतलब है ये विभक्ति सहित है। उसके बाद है मैं छत के ऊपर घूमने जा रहा हूँ। के ऊपर, ये क्या है? ये भी विभक्ति सहित है, तो इसे हम कहते हैं विभक्ति सहित संबंध बोधक। और विभक्ति रहित जो है वो हम कैसे? जैसे कल रात भर वर्षा होती रही। रात भर, भर आया है लेकिन कारक की कोई विभक्ति नहीं है। शिवानी परिवार सहित घूमने गई।
परिवार सहित, इसमें भी कारक की कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विभक्ति रहित संबंध बोधक कहते हैं। अगला टॉपिक है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। बच्चों, कुछ जो अव्यय शब्द हैं वो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाते हैं वे संबंध बोधक होते हैं, और जो शब्द क्रिया के बाद आते हैं, क्रिया के साथ आते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए घर के अंदर चलो। घर क्या है बच्चों, संज्ञा शब्द है। घर के बाद क्या आ गया, के अंदर, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आया है संबंध बोधक, तो के अंदर बाद में आया है, क्योंकि घर संज्ञा शब्द है तो ये क्या कहलाया, संबंध बोधक। और आप अंदर चलिए, चलना उसकी क्रिया है और क्रिया से पहले अंदर आया हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, मैंने पहले भी कल वाले लाइव लेक्चर में बताया था, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण है, जैसे इसमें चलना क्रिया है और अंदर आ गया है, उसकी विशेषता बता रहा है कि आप अंदर चलिए। रमा आगे खड़ी है, खड़ा होना उसकी क्रिया है, आगे क्या है, उसकी विशेषता बताई गई है, तो ये क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। और संबंध बोधक क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको संबंध बोधक के बारे में बताया। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जो हमारी अभ्यास की जो कार्य है वो भी मैं PDF के द्वारा भेज रही हूँ, तो आप अपनी बुक पे फिल करेंगे और जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो आप नोटबुक पे कर लेंगे। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।